हेलो हेलो प्रिय छात्रों, जैसे आपने देखा हमने कल की वीडियो में प्रकाशिक यंत्र से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ने समझाया था। शायद आपके समझ में आ गया होगा। कुछ छात्रों का कमेंट्स आया था कि उसमें सर कुछ कम दिखाई दे रहा है, इसके लिए आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें। तो आज मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको स्पष्ट तरीके से नजर आए, स्पष्ट तरीके से दिखाए। छात्रों ने ये भी कहा कि सर वीडियो अच्छा था और मैं 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए ये 100% गारंटी लेता हूं कि ये जो प्रकाशिक यंत्र है, इस टॉपिक से, इस पाठ से एक न एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 2025 में अवश्य आना है। और जो क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर का या 3 नंबर का अवश्य रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं खगोलीय दूरदर्शी। देखिए खगोलीय दूरदर्शी क्या है। खगोलीय दूरदर्शी तो सुनिए, खगोलीय दूरदर्शी है क्या। जैसे नाम से ही परिचित होंगे, खगोलीय, जो खगोलीय पिंड है। दूरदर्शी जानते ही होंगे, एक प्रकाशिक यंत्र है। यानी खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तुएं जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि के बड़े से बड़े प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। तो खगोलीय दूरदर्शी क्या है, आपने समझ लिया ना अच्छी तरह से। यानी खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तुएं जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि के बड़े से बड़े प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं संरचना की। इसमें संरचना क्या होती है। तो संरचना में बस कुछ नहीं है, जैसे कल समझाया था बस वही है। देखिए सुनिए, संरचना होती क्या है। ये इसमें भी एक धातु की लंबी बेलनाकार नली होती है। तो जैसे ये दिख रहा है आपको, धातु की एक लंबी बेलनाकार नली है और इस नली के प्रथम सिरे पर अधिक फोकस दूरी वाला, बड़े द्वारक वाला एक बड़ा उत्तल लेंस लगा होता है। L1 नाम दे दिया इसे। तो क्या बोलना है आपको, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। इसके प्रथम सिरे पर अधिक फोकस दूरी वाला, बड़े द्वारक वाला एक बड़ा उत्तल लेंस L1 लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। नाम क्या है इसका, अभिदृश्यक लेंस। तो इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इस नली के दूसरे सिरे पर एक और अन्य छोटी नली फिट होती है। तो यहाँ पर एक नली और फिट कर दी जाती है और जिसके बाहरी सिरे पर कम फोकस दूरी वाला, छोटे द्वारक वाला एक छोटा उत्तल लेंस लगा होता है। छोटा उत्तल लेंस L2, जिसे नेत्र का लेंस कहते हैं, जिसे नेत्र का लेंस कहते हैं। नेत्र का लेंस के फोकस पर, तो इसके कितने फोकस होंगे, 2 फोकस होंगे। एक फोकस ये हो गया जिसे नाम दे दिया FE, और एक फोकस इधर होगा जिसे नाम दे दिया FE'। ये इसका प्रकाश केंद्र मान लिया। ये अभिदृश्यक लेंस है L1, इसका भी फोकस होगा, तो इसका फोकस यहां बना देते हैं। तो इसे इसका द्वितीय फोकस हो गया FO', ये इसका द्वितीय फोकस हो गया। इसके प्रथम फोकस को दिखाने की जरूरत नहीं है बेटा, इसको प्रथम फोकस दिखाने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए दोबारा, संरचना है क्या बेटा इसमें। तो संरचना में बताया हमने, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। इस नली के प्रथम सिरे पर अधिक फोकस दूरी वाला, बड़े द्वारक वाला एक बड़ा उत्तल लेंस L2 लगा होता है,
जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इस नली के दूसरे सिरे पर एक और अन्य छोटी नली फिट होती है, जिसके बाहरी सिरे पर कम फोकस दूरी वाला छोटे द्वारक वाला एक छोटा उत्तल लेंस L2 लगा होता है, जिसे नेत्र का लेंस कहते हैं। नेत्र का लेंस के फोकस पर, ये इसके फोकस हैं, तो नेत्र का लेंस के फोकस पर क्रॉस तार लगे रहते हैं। इसमें लगी दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा इसे आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। तो इसमें जो व्यवस्था लगी होती है वो है दंतुर दंड चक्र व्यवस्था, जिसकी सहायता से इसे आगे पीछे खिसकाकर व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये बात दोनों समझ में आ गई। क्या आपको समझ में आ गया खगोलीय दूरदर्शी क्या है? क्या आपको ये समझ में आ गया कि इसकी संरचना क्या है? फिर बात करते हैं किरण आरेख की। किसकी बात करेंगे? किरण आरेख। किरण आरेख लिख लीजिए या प्रतिबिंब का बनना लिख दीजिए बेटा, दोनों बातें एक ही हैं। तो किरण आरेख में सबसे पहले इसके मान लो प्रतिबिंब का बनना, तो वस्तु कहां पर स्थित है? अनंत पर, क्योंकि बहुत दूर स्थित है तो इस मुख्य अक्ष पर रख के नहीं दिखाना। ये भी एक वस्तु है, अनंत पर स्थित है, इसे हम देख रहे हैं। तो यहां से आने वाली जो समांतर किरणें होंगी वो अभिदृश्यक लेंस पर तिरछी आपतित होंगी इस तरीके से। थोड़ा इसे और बड़ा कर लीजिए, ये यहां पर तिरछी आपतित होंगी, ये इस तरह से, ये ठीक। जैसे आपने देखा कि ये दोनों किरणें यहां पर प्रच्छेद कर रहे हैं, तो इस अभिदृश्यक लेंस का द्वितीय फोकस यहीं पर बना दीजिए। ये हो गया FO डैश, यहां पर इसका प्रतिबिंब बन गया, और प्रतिबिंब क्या है? A1 और इसे B1। ठीक। फिर इसके लिए यानी नेत्र का लेंस के लिए ये A1 B1 एक आभासी वस्तु का कार्य करता है, तो इसके द्वारा इस तरह से प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये दिख रहा होगा आपको, इस तरह से ये प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यहां पर नेत्र बना दीजिए। जो व्यक्ति इसे देख रहा है यहां से, ये देख रहा है कोई व्यक्ति। हाँ बच्चों, क्या आपकी समझ में किरण आरेख समझ में आया? नहीं समझ में आया दोबारा सुन लीजिए किरण आरेख है क्या। किरण आरेख में आपको लिखना है, माना चित्र में L1, L2 क्रमशः अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्र का लेंस दर्शाए गए हैं। तो दिख भी रहा होगा आपको कि चित्र है, इस चित्र में L1, L2 क्रमशः अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्र का लेंस दिखाए गए हैं। माना AB एक वस्तु अभिदृश्यक लेंस से बहुत दूर स्थित है। वस्तु से आने वाली समांतर किरणें अभिदृश्यक लेंस पर तिरछी आपतित होती हैं और अभिदृश्यक लेंस के अपवर्तन के पश्चात B1 पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार वस्तु AB का A1 B1 उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और यह प्रतिबिंब अभिदृश्यक लेंस के द्वितीय फोकस पर प्राप्त होता है। अब द्वितीय फोकस पर क्यों प्राप्त होता है? तो आपने लेंस वाले चैप्टर में तीसरे में पढ़ा होगा, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब उसके फोकस पर बनता है। तो ये बात समझ में आ गई। प्रतिबिंब A1 B1 नेत्र का लेंस के लिए एक आभासी वस्तु का कार्य करता है, अतः नेत्र का लेंस द्वारा A1 B1 का A2 B2 सीधा इसके सापेक्ष देख रहे हैं आप, सीधा है, सीधा आभासी तथा वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये किरण आरेख इसका समझ में आ गया या नहीं आया? किरण आरेख इसका समझ में आ गया या नहीं आया? नहीं आया हो तो दोबारा सुन लीजिए।
बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2025 में ये आने वाला क्वेश्चन है और उम्मीद है, गारंटी यहां तक कि 100% या तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, या खगोलीय दूरदर्शी हो, या परावर्ती दूरदर्शी हो। इन तीनों से एक न एक प्रश्न आना संभवतः बहुत जरूरी है, और एक क्वेश्चन उम्मीद है जहां तक आ ही जाएगा, 100% आ जाएगा ये क्वेश्चन 5 नंबर में। अभी प्री बोर्ड परीक्षा में आपने देखा था ये क्वेश्चन आया था खगोलीय दूरदर्शी, तो छात्रों से करके भी नहीं आए कि सर ये कठिन लगता है। हमें नहीं लगता कि ये आपको कहां पर कठिन लगता है। देखिए कठिन कहां पर है, देखते हैं इसे। सबसे पहले खगोलीय दूरदर्शी हेडिंग डालेंगे और इसमें क्या लिखेंगे, खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तुएं जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि के बड़े से बड़े प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। आप देख रहे हैं ये वस्तु है, और इस वस्तु को कितना बड़ा इसके माध्यम से देखा जा रहा है। फिर बात करते हैं संरचना की। तो संरचना में क्या बताया, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। इस नली के प्रथम सिरे पर अधिक फोकस दूरी वाला बड़े द्वारक वाला एक बड़ा उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। इस नली के दूसरे सिरे पर एक और अन्य छोटी नली फिट होती है, जिसके बाहरी सिरे पर कम फोकस दूरी वाला छोटे द्वारक वाला एक छोटा उत्तल लेंस L2 लगा होता है, जिसे नेत्रका लेंस कहते हैं। नेत्रका लेंस के फोकस पर क्रॉस तार लगे होते हैं। इसमें लगी दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा, समझ नहीं रहे होंगे छात्र, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था, इसमें ये व्यवस्था लगी होती है। क्या नाम है इस व्यवस्था का, इसमें लगी दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा इसे आगे पीछे खिसका कर व्यवस्थित किया जा सकता है। अब देख लीजिए यहाँ पर किरण आरेख अथवा प्रतिबिंब का वर्णन। इसमें क्या है, माना चित्र में L1, L2, तो चित्र तो आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल। हाँ बताइए पीछे, क्या चित्र दिख रहा है ना आपको, तो कहां से बोलेंगे, माना चित्र में L1, L2 क्रमशः अभिदर्शक लेंस तथा नेत्रका लेंस दर्शाए गए हैं। दिखाए गए नहीं दिखाए गए। माना एक वस्तु AB अभिदर्शक लेंस से, अब अभिदर्शक लेंस से क्या कहें, बहुत अधिक दूर स्थित है या अनंत पर स्थित है। वस्तु से आने वाली समांतर किरणें अभिदर्शक लेंस पर तिरछी आपतित होती है तथा लेंस के अपवर्तन के पश्चात B1 पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार वस्तु AB का अभिदर्शक लेंस द्वारा A1 B1 उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब A1 B1, यह प्रतिबिंब अभिदर्शक लेंस के द्वितीय फोकस पर प्राप्त होता है। प्रतिबिंब A1 B1 नेत्र का लेंस के लिए एक आभासी वस्तु का कार्य करता है, अतः नेत्र का लेंस द्वारा A1 B1 का A2 B2 सीधा आभासी तथा वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब बात करते हैं जो मुख्य चीज इसमें, वो है आवर्धन क्षमता। किसकी बात करेंगे बेटा, आवर्धन क्षमता की। आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, तो इससे पहले भी बताया था कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण क्या होगा, यह बीटा होगा, तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, तो ये क्या होगा, ये अल्फा होगा। तो कल भी आपने देखा यहाँ पर आवर्धन क्षमता m से हमने दिखाया था, m बराबर था बीटा अपॉन अल्फा। तो किसी भी सूक्ष्मदर्शी की, चाहे खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण,
और अल्फा क्या है, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। ठीक, यहां पर ऊपर नीचे tan ले लीजिए दोनों में, तो ये हो जाएगा m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan अल्फा ये दिखाई दे रहा है ना, क्या लिखा है, यहीं पे tan लगा दिया, m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा। बस यहां से इसकी वैल्यू रख दीजिए बेटा। देखिए यहां पर m बराबर, अब तो दिख रहा होगा काफी बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है ना, tan बीटा, बीटा की बात करते हैं तो जैसे ही tan बीटा आया तो बीटा यहां देख लीजिए कहां पर कोण बन रहा है, ये वाला, और ये कौन से त्रिभुज के लिए है, ये वाला। अब तो हमने गहरा कर दिया, तो अच्छे से देख लीजिए, नाम क्या है इसका, नाम है A1 B1, ये देख रहे हैं आप B1 यानी A1 B1, और ये है E, क्या है ये E। तो इस ट्रायंगल में देख लीजिए ये कोण बना हुआ है, तो कोण वाली जो साइड होगी ये आधार हो जाएगा, और इसके विपरीत की जो साइड हो जाएगी ये लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने का ये 90 डिग्री के सामने की भुजा ये कर्व हो जाएगी। तो यहाँ पर तो tan बीटा बराबर आप जानते लाल बट्टे कक्का से क्या होता है, लंब बट्टे आधार। ठीक, तो tan बीटा की जगह कितना लिख दो, लंब बट्टे आधार। आधार कितना है, A1 E, तो पहले लंब लिखिए A1 B1 अपॉन A1 E। ठीक, ये समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं tan अल्फा की, लेकिन tan अल्फा है कहां पर, ये है tan अल्फा यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं ये जो मुख्य अक्ष है, या इसे कहें धातु की बेलनाकार नली है, और ये प्रकाशित किरण एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रक्षेप कर रहे हैं, तो ये जो कोण होगा और ये कोण होगा दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, कि आपने देखा है जब दो किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, क्योंकि ये शीर्षक मुख कोण होते हैं। तो जितना ये है उतना ही ये हो जाएगा। तो जब अल्फा ये हो गया, तो अब इधर का ट्रायंगल देख लीजिए, तो ट्रायंगल कहां से बन रहा है, ये वाला, इसे भी हमने गहरा कर दिया। इस ट्रायंगल को देखिए बेटा, ये वाला नाम क्या है इसका, ट्रायंगल A1 B1 O में। अब ये कोण है तो ये आधार होगा, और ये इसका कर्ण होगा, और ये इसका लंब होगा। तो tan अल्फा बराबर भी क्या आ जाएगा यहाँ से, ये लंब कितना है A1 B1, और आधार कितना हो जाएगा OA1। ठीक, अब जैसे ये आपको दिख भी रहा होगा कि भिन्न के नीचे भिन्न है, तो भिन्नों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बन जाएगा कैपिटल M बराबर A1 B1 अपॉन A1 E इंटू, और ये ऊपर पहुंच गया OA1 अपॉन A1 B1। अब इसमें आप जानते हैं गुणा में आमने सामने की जो संख्या होती है समान होती है, वो कट जाती है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो m बराबर कितना मिला आपको, m बराबर मिल गया OA1 अपॉन A1E, ये मिल गया बेटा आपको। जब इतना मिल गया तो यहां से इसकी वैल्यू रख लीजिए। ये जो ब्रैकेट में हमने बंद किया ये दिख रहा है ना आपको, ये जो ब्रैकेट में हमने जो ब्रैकेट लगाया है, हमें चाहिए OA1 यहां से लेके यहां तक की दूरी है, ये है A1 बेटा, यहां से लेके यहां तक की दूरी है OA1, और ये अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है, तो ये हो जाएगा m बराबर FO या F0 अपॉन, अब चाहिए A1E, तो A1E तो यहां से यहां तक की दूरी है, और इस दूरी को आप देख रहे हैं नेत्र का लेंस के लिए वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, UE। तो ये वस्तु की दूरी हो गई, U हो गई, लेकिन नेत्र का लेंस है इसलिए UE लिख दिया है, और ये लेफ्ट हैंड की दूरी सभी माइनस में होंगी, तो यहाँ माइनस लगा दिया, चाहे ऊपर लगा दीजिए यहाँ लगा दीजिए, यही लगा देते हैं। तो ये बन गया आपका क्या, आवर्तन क्षमता m बराबर। तो ये दिखा आपको, दिखा ना, क्या लिखा है यहाँ पर, m बराबर FO अपॉन UE या माइनस FO अपॉन UE। तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्तन क्षमता का ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये इसका व्यापक सूत्र है। इसे समीकरण 1 कह दिया, क्या है ये व्यापक सूत्र।
व्यापक सूत्र है बेटा ये। अगर आपसे पेपर में पूछ लेता है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र लिखिए, तो m बराबर लिखेंगे माइनस FO अपॉन FE। क्या लिखेंगे? m बराबर माइनस FO अपॉन FE। ठीक, अब बात करते हैं दूरदर्शी की लंबाई। तब दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी? लंबाई यहां लिख देते हैं, लंबाई L बराबर, तो लंबाई हो जाएगी यहां से यहां तक की दूरी, और ये तो फोकस दूरी ही है तो FO कह दीजिए, प्लस यहां से यहां तक की दूरी, और ये इसके लिए वस्तु की दूरी है तो इसे मॉड में ले लीजिए, क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव में नहीं होती। तो ये क्या आ गया बेटा? ये वाला ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्रैकेट हमने बनाया, ये ब्रैकेट दिख रहा है ना आपको, ये है इसकी लंबाई। लंबाई के बाद फिर इसकी जो आवर्धन क्षमता है, इसके दो सूत्र होते हैं। नंबर 1, पहला फॉर्मूला क्या होता है? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता हो, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता हो? अनंत पर बनता हो। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तब इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? हमने कह दिया बेटा यहां पर कि ये जो अंतिम प्रतिबिंब है ये अनंत पर बन रहा है, तो ये वस्तु कहां स्थित होगी? इस लेंस के फोकस पर। तो यहां पर जब फोकस पर स्थित होगी तो ये हो जाएगा UE बराबर किसके हो जाएगा? FE के। तो जहां UE लिखा है उसकी जगह FE रख दीजिए, तो रखिए यहां पर, तब आवर्धन क्षमता हो जाएगी m बराबर माइनस FO अपॉन FE। ये भी ब्रैकेट आपको नजर आ रहा है, दिख रहा है ना ब्रैकेट ये। अगर आपसे कोई पूछ लेता है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र बताइए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो क्या होता है? m बराबर माइनस FO अपॉन FE। तथा लंबाई क्या होती है इसकी? तब तो लंबाई क्या हो जाएगी? L बराबर यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी, ये FO हो जाएगा, प्लस इस लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी FE हो जाएगा। तब ये लंबाई इसकी होगी, ये वाला भी ब्रैकेट देख लीजिए, तब लंबाई बदल जाएगी यहां पर। ठीक, बात करते हैं नंबर 2, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता हो? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, न्यूनतम दूरी, यानी अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता हो, तब आवर्धन क्षमता। तो ये जो अंतिम प्रतिबिंब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बन रहा है, ये बेटा यहां से यहां तक की दूरी ये कैपिटल D है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो इसमें लेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है? 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर 1 अपॉन F। तो यहां आप देख लीजिए, ये तो नेत्र का लेंस के लिए है, तो ये वस्तु की दूरी, ये इसके प्रतिबिंब की दूरी हो गई, ये वस्तु की दूरी हो गई, ये फोकस दूरी हो गई। बस वैल्यू रख दीजिए। जब ये प्रतिबिंब की दूरी है तो प्रतिबिंब तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कैपिटल D, और इधर की दूरी सब जानते हैं नेगेटिव, माइनस 1 अपॉन U, तो ये माइनस के UE हो जाएगा बराबर 1 अपॉन FE। आपको दिख रहा है कि हमें चाहिए FO अपॉन UE, तो यहां दोनों तरफ किसका गुणा कर दें? FO का। तो इसमें दोनों तरफ FO से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा FO अपॉन माइनस के D, माइनस माइनस प्लस हो गया, FO अपॉन यहां हो जाएगा UE बराबर FO अपॉन FE हो जाएगा। अब देखिए हमें चाहिए FO अपॉन UE, तो इसे इधर रखिए, बाकी को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा FO अपॉन UE बराबर, ये इधर जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा FO अपॉन FE, और ये प्लस FO अपॉन D। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए बेटा, इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे? तो ये आ जाएगा FO अपॉन
यूई बराबर एफओ अपॉन ए कॉमन ले लिया और यहां पर बचा 1 प्लस यहां बचा क्या एफ ई अपॉन डी ये बचा। क्या ये बात समझ में आई? ये कहां से बचा एफ ई अपॉन डी? अच्छा ये समझ में नहीं आया आपके में? देखिए बेटा एफ ओ अपॉन एफ ई यहां से ये कॉमन आ गया तो यहाँ तो क्या यानी कितना रह गया 1 प्लस ये आपका आ गया। अब नीचे डी है, नीचे से एफ ई कॉमन लिया है तो एफ ई का यहाँ भाग देंगे तो गुणा भी करना पड़ेगा। तो एफ ओ तो ऊपर से बाहर आ गया, एफ ई नीचे से बाहर आ गया तो ऊपर क्या बचा? ऐसे कर दीजिए, नहीं आता समझ में तो यहाँ पर हमें एफ ई से गुणा कर दीजिए, ये भाग कर दीजिए और एफ ई का ऊपर भी गुणा कर दीजिए। अब कॉमन ले लीजिए, ये वाला कॉमन ले लीजिए। अब तो दिख रहा होगा एफ ओ अपॉन एफ ई, दोनों में एफ ओ अपॉन एफ ई, ये बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा आपका 1 प्लस यहाँ क्या रह गया एफ ई अपॉन डी। अब क्लियर हुआ क्या? ये क्लियर हो गया आपको? देखिए अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ रखते हैं, जगह नहीं है, ऊपर मिटाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? ये बन जाएगा आवर्धन क्षमता m बराबर ये हो जाएगा माइनस के एफ ओ अपॉन एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ये तब फॉर्मूला होता है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। क्या आपकी समझ में बिल्कुल आ गया? क्या आप इसे कर पाएंगे अगर बोर्ड में आ जाता है तो? अगर आपको कुछ इसमें ऐसा लग रहा हो कहीं से समझ में ना आया हो तो हमें बताइए। जिन छात्रों के कमेंट हमने देखे, अगर आपको लग रहा है कि हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दोबारा बता देना है तो आप बता दीजिए, हम मान लो उसे दोबारा समझा देंगे, या ऐसे ही समझ में आ गया हो तो बताइए। ठीक है, इसके बाद अब आता है परावर्तित दूरदर्शी, और परावर्तित दूरदर्शी देखने के लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। और इसी तरह से अगर आप मेहनत करते रहे तो उम्मीद है, जहां तक हमने कहा था कितना 95 प्लस कहने का मतलब अगर जितने डेरिवेशन हमने कराए, जितनी परिभाषाएं यहाँ कराई, अगर ये परिभाषाएं डेरिवेशन अगर ढंग से आपने सीख लिए और इनके आधार पर अगर आपने न्यूमेरिकल कर लिए तो उम्मीद है 100% आपका 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपके लिए धन्यवाद। और जो छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं उन्हें भी जागृत कर दीजिए कि वो क्लासों को देखना शुरू कर दें। जब फ्री में कुछ मिल रहा हो तो फ्री में लेने से पीछे न रहें, क्योंकि 2025 में अब जो बोर्ड की कॉपियां चेक होंगी आपकी, वो उस तरीके से चेक नहीं होंगी जैसे आपको पिछली वर्ष आपको देखने को मिला कि नॉर्मल तरीके से कॉपियां चेक हो गई थी। अब पेपर भी लगता है थोड़ा कठिन बनाया जाएगा, तो उसी के आधार पर प्रत्येक पाठ को जितनी भी डेरिवेशन है, जितनी भी परिभाषाएं हैं, अगर आपको लगता है कि हमें यहाँ से कुछ सीखना है तो वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और डेली का डेली आप इस वीडियो को देखते रहिए, जिससे कि आपको याद हो जाए ये सब चीजें।